हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा से चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे बायोग्राफी को आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका जो सारांश बनता है जो कि 5 नंबर का आपको पूछा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे प्रश्न जो आपसे इससे पूछे जाते हैं, जैसे आप सबको पता है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेखक का परिचय से पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्न का फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और तुरंत याद कीजिएगा क्योंकि याद यहीं पे आपको हो जाएगा। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए, तो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब ही होता है कि आधा नारी और आधा जो है पुरुष। ठीक है, अर्धनारीश्वर। इसका लेखक का नाम अगर पूछा जाए, अगर बोले कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और यह जो है एक निबंध है, ध्यान रखिएगा, यह क्या है? निबंध है। जैसे कि बातचीत जो है वो क्या है, अगर पूछा जाए तो बातचीत जो है वो एक निबंध है, तो वैसे ही जो है आपका अर्धनारीश्वर भी एक निबंध है। ठीक है, उसने कहा था जो है कहानी है, संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है? एक भाषण है। तो उसी तरीके से अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है। अब हम लोग लेखक का परिचय को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है लेखक का परिचय के बारे में अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि लेखक का परिचय में सबसे पहला जो पॉइंट है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को। तो ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और इसका जो निधन है कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। तो ये दोनों डेट को आपको हर हालत में याद रखना है। अब जन्म स्थान की अगर बात करें तो सिमरिया बेगूसराय, जो कि बेगूसराय में पड़ता है, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जन्म स्थान यानी कि जहां पर उसका जन्म हुआ हो, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? सिमरिया में हुआ था, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है, और बेगूसराय जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो उसका जन्म स्थान हो गया सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। माता पिता, तो माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जो माता का नाम था क्या था? मनरूप देवी। और वहीं पे अगर बात करें हम लोग पिता का, तो पिता का नाम था रवि सिंह। पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। वहीं पे अगर बात करें हम लोग पत्नी के बारे में, तो रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का नाम क्या था? तो श्यामवती देवी। ध्यान रखिएगा, श्यामवती देवी। तो पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, तो माता पिता का नाम ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम रखिएगा, निधन जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार। हो सके तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं उनकी शिक्षा के बारे में, यानी कि उन्होंने जो है कहां कहां से पढ़ाई की थी। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो है शुरुआत में शिक्षा जो है वो गांव और उसके आसपास से लिए थे। यानी कि शुरुआत में जो है वो कहां से अपना शिक्षा पढ़ाई स्टार्ट किए थे, तो अपने गांव से ही, और अपना मतलब कि आसपास गांव और गांव के आसपास की जो जगह है वहीं से उन्होंने जो है शुरुआती शिक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं जो बेसिक वाला जो शिक्षा है, उसको प्राप्त किए थे। उसके बाद 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक। तो अगर पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक कब किया था, तो 1928 में। कहां से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। ठीक है, तो 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से जो है रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक किया था। उसके बाद 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास किया था। ध्यान रखिएगा, 1928 में क्या किया? मोकामा से वो क्या किया? रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया। और 1928 के बाद जस्ट 2 साल के बाद क्या होता है? इंटर होता है। ठीक है, तो इंटर जो है वो उन्होंने जो है 1930 में किया था, लेकिन यहाँ पर आपका बुक में दिया हुआ नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 1928 में उन्होंने मैट्रिक किया तो 100% है कि 1930 में जो है उन्होंने इंटर का परीक्षा दिया था। ठीक है, और 1932 में उन्होंने जो है पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किया था। कौन सा सब्जेक्ट से? अगर बीए ऑनर्स अगर पूछे कि बीए ऑनर्स जो है वो कौन सा सब्जेक्ट से किया था, तो इतिहास से किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन से काम किए थे, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो जो है प्रधानाध्यापक था, यानी कि वो जो है प्रिंसिपल था HE स्कूल बरबीघा का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रधानाध्यापक था। कौन से स्कूल का? तो HE स्कूल बरबीघा का। ठीक है, फिर वो जो है सब रजिस्ट्रार था, सब डायरेक्टर भी था, और जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। ध्यान रखिएगा, सब रजिस्ट्रार भी था, सब डायरेक्टर भी था, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में जो है वो हिंदी के क्या थे? प्रोफेसर थे। उसके बाद यानी कि वो बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कौन से सब्जेक्ट के? हिंदी के। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति, और भागलपुर जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर वो जो है क्या थे? उपकुलपति थे। क्या थे? उपकुलपति। और हिंदी सलाहकार के रूप में भी जो है उन्होंने कार्य किया था। किसके रूप में? हिंदी सलाहकार के रूप में भी जो है उन्होंने कार्य किया था। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है। अब हम लोग अगला पॉइंट पर बात करते हैं साहित्यिक अभिरुचि के बारे में। देखिए, 1925 में जो है उन्होंने
छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित की थी। तो अगर पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जो है सबसे पहली कविता कब प्रकाशित की थी, तो ध्यान रखिएगा 1925 में। क्या नाम? छात्र सहोदर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता उन्होंने जो है प्रकाशित की थी। उसके बाद देश यानी कि पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं जो है उन्होंने प्रकाशित की। देश के बारे में प्रकाशन, बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में जो है अनेक उन्होंने रचनाएं की। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक जिसका नाम था प्रणभंग प्रकाशित किया। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछा जाए कि उनकी पहली कविता पुस्तक का नाम क्या है, तो प्रणभंग, ठीक है। क्या है? प्रणभंग, जिनको जो है उन्होंने ओनली 21 ईयर्स यानी कि 21 साल की उम्र में जो है उन्होंने पहला कविता पुस्तक जिसका नाम था प्रणभंग उसको प्रकाशित किया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो ये हो गया आपका साहित्यिक अभिरुचि, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपका कृतियां के बारे में, उनके मुख्य कृतियां के बारे में। फिर हम लोग प्रमुख उसका गद्य कृतियां जो उसको देखेंगे और उनको जो है क्या क्या सम्मान मिला उनको देखेंगे। चलिए, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो कृतियां है, सबसे पहला जो प्रमुख काव्य कृतियां में सबसे पहला है प्रणभंग, जो कि 1929 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रमुख काव्य कृतियां यानी कि सबसे जो उनका जो काम है, जो उन्होंने जो भी लिखा, जो भी प्रकाशन किया, ठीक है, उन्हीं को हम लोग कृतियां बोलते हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा जो भी कहानी, कविता जो भी लिखा गया। तो सबसे पहला अभी मैंने आपको बताया कि 21 साल की उम्र में जो है उन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या रखा, तो प्रणभंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला आपका हो गया 1929 में क्या हो गया, प्रणभंग। उसके बाद फिर उन्होंने जो है रेणुका की भी रचना किए थे। कब किए थे? 1935 में। फिर उन्होंने जो है हुंकार की रचना किए थे। कब किए थे? 1938 में। फिर उन्होंने रसवंती की भी रचना किए थे। कब किए थे? 1940 में। फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना किए थे 1946 में। फिर उन्होंने रसमृति की रचना की थी 1952 में। बस आपको थोड़ा सा इसको 2-3 बार रिपीट करना, पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर जो है ये आपको याद हो जाएगा। आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, या फिर पूछेगा इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। वहां पर आपको जो है 3 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, गलत गलत, और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही दे देगा, 1 ऑप्शन गलत दे देगा। अब बोलेगा कि इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो वहां पर जो है आपको ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख कृतियां है उनमें से सबसे पहला है प्रणभंग, दूसरा है रेणुका जो कि 1935 में जो है प्रकाशित हुआ था, तीसरा है हुंकार, चौथा है रसवती, पांचवा है कुरुक्षेत्र, छठा है आपका रसमृति, सातवां है नील कुसुम जो कि कब 1954 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1954 में। उसके बाद आठवां है उर्वशी जो कि काफी इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है उर्वशी के बारे में। तो आठवां जो है वो हो गया आपका उर्वशी। उसके बाद 9वां है आपका परशुराम की प्रतीक्षा, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1963 में, ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट है आपका कोमलता और कवित्व जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। फिर नेक्स्ट है आपका हारे को हरिनाम जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जो एक कृति है जिसका नाम है हारे को हरिनाम, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1970 में। और ये जो उर्वशी है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1961 में, ठीक है। ये हो गया प्रमुख काव्य कृतियां किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं, प्रमुख गद्य काव्य कृतियां के बारे में। चलिए, प्रमुख गद्य कृतियां में जो सबसे पहला आपका वो है मिट्टी की ओर, यानी कि उन्होंने जो रचना किया सबसे पहला कृतिया का, गद्य कृति का, वो क्या है? मिट्टी की ओर, जो कि कब रचना हुआ था इसका, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में। तो ध्यान रखिएगा मिट्टी की ओर जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है वो प्रकाशित कब हुआ था? 1946 में। उसके बाद फिर अर्धनारीश्वर वो कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में। देखिए, अगर किसी को भी इस तरह का पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि फिर बाद में आप लोग जो है पछताते किस तरीके से? पिछली बार 2022 में जब हम लोग तैयारी करवा रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो है वो लास्ट में एग्जाम से 1-2 महीना पहले पीडीएफ खरीदा था। देखिए, अगर आपको खरीदना ही है तो अभी तुरंत खरीद सकते हैं। सारा पीडीएफ आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा पीडीएफ। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको सारा पीडीएफ दिया जा रहा है। एक बार जरूर इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है, 7667532320। इस नंबर पे आप लोग एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, जो गेस प्रश्न सारा से दिया जा रहा है। एक बार बात आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए, प्रमुख गद्य कृतियां में सबसे पहला क्या था? मिट्टी की ओर जो कि 1946 में लिखा गया। फिर उसके बाद अगला है अर्धनारीश्वर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर अर्धनारीश्वर के बारे में, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर को कब लिखा गया अगर पूछा जाए तो 1952 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखा गया है अर्धनारीश्वर, वो क्या है? निबंध है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1952 में। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 1956 में जो है प्रकाशित हुआ था। फिर काव्य की भूमिका जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था। फिर व्हाट पीपल जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट है शुद्ध कविता की खोज, क्या है? शुद्ध कविता की खोज जो कि 1966 में प्रकाशित हुआ था।
फिर अगला है दिनकर की डायरी, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो दिनकर की जो डायरी है वो कब प्रकाशित हुआ था अगर पूछा जाए तो वो हुआ था आपका 1973 में। ठीक है, इस तरह का प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है कि दिनकर की जो डायरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर का द्वारा। ठीक है, और ये कब प्रकाशित होता है 1973 में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन सा पुरस्कार मिला, कौन कौन सा सम्मान मिला, उसको देखते हैं। चलिए, संस्कृति के 4 अध्याय, सबसे पहली बात संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो कब लिखा गया था अगर पूछा जाए तो 1956 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृति की 4 अध्याय कब लिखा गया था 1956 में। ये किसके द्वारा लिखा गया था, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। हम लोग उसी के बारे में पढ़ ही रहे। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है उसमें जो है उनको जो है साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भी जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृति के जो 4 अध्याय थे जिसको 1956 में प्रकाशित किया गया था, यानी कि जो कब प्रकाशित हुआ था 1956 में, इस पर उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कौन सी चीज की रचना पर मिला था उसको, तो संस्कृति के 4 अध्याय की रचना पर। कब रचना हुआ था उसका, 1956 में। या फिर प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और ये भी बात करें हम लोग उर्वशी के बारे में, तो उर्वशी में जो है उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो उर्वशी है वो कब लिखा गया था अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1961 को। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि उर्वशी जो है वो 1961 को इसकी रचना हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं। राज्यसभा के सांसद, पद्म भूषण का एवं कई अलंकारों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में समाहित। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है राष्ट्र कवि का भी इसको उपाधि मिला था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो क्या थे, राष्ट्र कवि थे। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के ये जो है सांसद भी रहे और पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित, यानी कि इसको जो है पद्म भूषण भी मिला, जो कि एक गिफ्ट होता है पद्म भूषण, और भी कई गिफ्ट उसको मिले हैं। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो क्या थे, एक राष्ट्र कवि थे। ठीक है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे, यानी कि जितना बड़ा वो कवि थे उतने ही बड़े क्या थे, गद्यकार थे। यानी कि जितने बड़े कविता भी लिखते थे वो कहानी भी लिखते थे, उनके गद्य में उनकी भाषा कुछ भी छुपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। और जो भी वो गद्य लिखते हैं तो कुछ भी छुपाता नहीं था, कोई भी घटना पर लिखे सब कुछ उजागर के जो है रख देता था। ठीक है, दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। अगर आपको पूछा जाए ये कौन से युग के थे, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे, तो छायावादोत्तर, क्या है, छायावादोत्तर युग के जो है प्रमुख कवि थे। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग दिनकर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वो भारतेंदु युग से पर वो मान राष्ट्रीय भाव द्वारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। ठीक है, तो वो जो है भारतेंदु युग से थे। उसके बाद वो मान राष्ट्रीय कवि और राष्ट्र कवि के द्वारा भी जो है एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि थे। तो दो पॉइंट आपको याद रखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जो है एक राष्ट्र कवि थे। ठीक है, और वो जो है कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। और वो कौन से युग के थे, भारतेंदु युग के थे। कौन से युग के थे, भारतेंदु युग के। अगर पूछा जाए कि वो भारतेंदु युग से भी थे और छायावादोत्तर युग से भी थे, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो है दोनों युग से थे। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने आपको एक एक पॉइंट को बताया लेखक का परिचय के बारे में कि अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है, उसका लेखक का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। यहीं पे आपको चैप्टर याद हो जाने चाहिए। उसके बाद इसका हम लोग इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद उसको करने के बाद फिर इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पाठ का सारांश को पढ़ लेते हैं। VVI है आपका अक्सर पूछा जाता है, पाठ का सारांश का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, इसका आपको शॉर्ट फॉर्म में संक्षेप में लिखना है, यानी कि एक प्रकार का शॉर्ट नोट्स लिखना है। और कम से कम एग्जाम में जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको कम से कम 2 पेज लिखना है, क्योंकि जितना लिखेंगे आपको उतना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए पाठ का सारांश में सबसे पहला लाइन है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको मैंने अभी बताया कि अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है, निबंध है, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है और इस निबंध के लेखक है कौन, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अर्धनारीश्वर है वो किसका रूप है, शंकर और पार्वती। किसका, शंकर और पार्वती का जो है एक कल्पित रूप है, यानी कि ऐसा कल्पना किया गया है, ऐसा हकीकत में नहीं है, ऐसा कल्पना किया गया है कि ये जो है शंकर और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग जो है वो किसका है, पुरुष का है, और आधा अंग जो है नारी का है, इसीलिए इसको रखा गया अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो अर्धनारीश्वर है उसका आधा अंग किसका है, पुरुष का बना हुआ है, और जो आधा अंग है वो नारी का होता है। ठीक है, निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, यानी कि निबंधकार जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नारी जो है वो क्या है,
पुरुष के गुणों की दृष्टि से समान है, यानी कि नारी और पुरुष जो है वो समान है, इसके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैसे भी इसका कहानी का मोटिव भी यही है कि लड़का और लड़की दोनों समान है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, दोनों को एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए। अगर लड़के के पास लड़की का गुण होती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और लड़की के पास अगर लड़का का गुण होती है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर कोई भी लड़का लड़की का गुण आ जाए तो हम लोग उसको कुछ और ही समझने लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है लेखक यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं कि निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष जो है वो गुणों की दृष्टि से, यानी कि जो उनके अंदर गुण होता है वो उस दृष्टि से, उस नजरिए से जो है दोनों समान है, यानी कि लड़का लड़की क्या है, समान है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है, यानी कि एक का गुण, यानी कि मान लेते लड़की का गुण जो है अगर लड़का पर आ जाए तो ऐसा नहीं है कि लड़का जो है वो मतलब उसके अंदर कोई कमी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि एक का गुण जो है दूसरे के पास जाकर के ये दोष नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। प्रत्येक नर यानी कि जितना भी मर्द है उसके अंदर किसका गुण होता है, औरत का, यानी कि नारी का गुण होता है। ये सब कौन बोलता है, ये सब निबंधकार जी रामधारी सिंह दिनकर बोल रहे हैं, ठीक है। पुरुष जो है स्त्रीण कहे जाने की डर से दबाए रखता है, पुरुष जो है स्त्रीण कहे जाने की डर से दबाए रखता है। अगर नारों में मतलब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, नर में, नारी में, ठीक है। अगर नारी में भी विशेषताएं आ जाए, जैसे दया ममता, यहाँ पर बात हो रही है नारी की, ठीक है। तो अगर नारी में वो विशेषता आ जाए, जैसे दया हो गया, ममता हो गया, औदार्य हो गया, सेवा हो गया, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता, उनका बल्कि और अधिक निखर जाता है। यानी कि यह कहा जा रहा है कि कोई लड़की के अंदर, कोई औरत के अंदर अगर ये विशेषता आ जाए, कौन सा विशेषता, दया का विशेषता या फिर ममता का विशेषता आ जाए उसके अंदर, औदार्य का या फिर सेवा करने का अगर उसके अंदर कोई गुण आ जाए, विशेषता आ जाए, तो इसको जो है कोई भी मतलब कि गलत नहीं मानता है। ये क्या होता है, और भी उसको जो है निखार देता है, यानी कि उसको और भी खूबसूरत बना देता है इन सभी बातों से, ठीक है। कि इसके अंदर देखो कितनी दयालु है, इसके अंदर कितनी मतलब कि इसके अंदर ममता जो है भरी हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाले पुरुष को आनंद देने वाली रचना घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। और इसी तरह प्रत्येक स्त्री में जो है किसका तत्व होता है, पुरुष का तत्व होता है, लेकिन सिर्फ उसे कोमल शरीर वाले पुरुष को क्या है, सिर्फ उसे कोमल शरीर वाले पुरुष को आनंद देने वाले रचना घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उसके अंदर जो पुरुष का तत्व है वो कुछ नहीं है, वो क्या है, कोमल है। और कोमल शरीर वाली जो है वो एक है, ठीक है, जो कि पुरुष को सिर्फ आनंद देने वाली रचना है, और जो कि सिर्फ घर की दीवारों में रहती है। किसके द्वारों में, घर के 4 दीवारों में रहती है। ये मानसिकता जो है उसे अलग बनाती है, और इसीलिए इसे दुर्बल कहे जाने लगा, और इसीलिए जो है औरतों को, लड़कियों को क्या कहे जाने लगा, दुर्बल, ठीक है। समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया, और समय बीतने के साथ ही पुरुष जो है वो महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले क्या था, सती प्रथा था, जिसमें क्या होता था कि अगर पुरुष की मृत्यु हो जाए तो जो उसकी पत्नी होती थी उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। फिर दहेज वगैरह में कोई हिस्सा नहीं था। तो बहुत सारा घटना है जो कि हमेशा औरतों के साथ होता जा रहा है। अभी भी बहुत जगह है, बहुत से ऐसे मतलब हिंदू के अंदर जो छोटा छोटा जो जाति है वहाँ भी अभी भी है जहाँ पर अभी भी दहेज नहीं दिया जाता है। मतलब दहेज तो वो गलत चीज़ है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जैसे पिता की मृत्यु हो गई, उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो उसका प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस पर जो अधिकार है सिर्फ पुरुष का होता है, जो कि दोनों का होना चाहिए। अभी भी है ऐसा, ठीक है। तो समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा, ठीक है। और समय बीतने के साथ ही क्या हो गया कि पुरुषों ने जो है महिला को और दबाते गया, ठीक है। उसके बाद पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। एक अधिकार और एक हक, तुम्हारे पास ये हक नहीं है और तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, इसका क्या हो गया, बंटवारा हो गया। किसके बीच, पुरुषों और स्त्री के बीच। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा, और महिलाओं को जो है सिर्फ सुख, यानी कि महिला है तो आपके पास सुख है, इस प्रकार का सुख का साधन समझा जाने लगा। किसको, महिलाओं को। ये कौन कहते हैं ये सभी बात रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, ठीक है। निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो अनहेक अफसोस होता। ये अगर आदि मानव होते, ठीक है, आदि मानवी होते तो हमें जो है अफसोस नहीं होता। मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया, हम साथ साथ रहें। पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियां पर कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है। और कहते हैं कि जानवर वगैरह में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वो कभी भी नर नारी पर भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग इंसान हैं फिर भी करते हैं। अगर हम लोग आदि मानव होते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग क्या है, एक इंसान है तब भी ऐसा करते हैं, ठीक है। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से असहमत थे।
उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का विरोध करते थे। समझ गए? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद्र जो है वो रविंद्रनाथ मतलब कि टैगोर प्रसाद और प्रेमचंद्र जो है वो क्या कहते थे कि नारी जो है क्या होती है, कोमलतावादी होती है, बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही मासूम होती है, माशूका जिसको हम लोग बोलते हैं उस तरह की होती है। लेकिन प्रेमचंद्र जो है इसकी बात मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर जो है इसकी बात का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है। जब पुरुष नारी का अगर रूप ले ले तो वो क्या बन जाता है, देवता। लेकिन जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। यानी कि ऐसा धारणा, एक प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो वो देवता बन जाता है और जब नारी पुरुष का रूप लेती है वो राक्षसी बन जाती है। ये जो है प्रेमचंद्र ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो आपको पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। ये कौन कहा था? प्रेमचंद्र ने कहा था। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दिनकर जी क्या कहते हैं कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्या सुनने में? यानी कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है और जब नारी पुरुष का गुण लेता है तो वो राक्षसी बन जाती है। इसी को सुनने में दिनकर जी को बहुत ही अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी क्या है, एक सपना है, नारी जो है एक सुगंध है, नारी जो है क्या है, पुरुष की बाह पर झूलती है। नारी क्या है? एक सुगंध है, नारी एक सपना है, नारी जो है पुरुष की बाह पर झूलती है। उसके बाद माला है, वो क्या है, एक माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं, क्योंकि नारी को क्रीड़ा का वास्तु मानता है जिसमें धूल कर ना लग जाए। ठीक है, तो क्योंकि नारी को क्या होता है, क्रीड़ा का वस्तु माना जाता है जिसमें धुलकर ना लग जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पुरुष लोग क्या करते हैं कि नारियों को घर में रहने बोलते हैं कि इसका चेहरा खराब हो जाएगा, ऐसा वगैरह हो जाएगा। तो नारी अब क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं अकेला काफी हूं, तुम्हारे निकलने की जरूरत नहीं है। ऐसा अब कौन बोलता है? तो ऐसा अब नारी बोलता है। पुरुष अब नारी से पुरुष जो है ऐसा बोलता है। किसको बोलता है? ये नारी को बोलता है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं, तुम्हारे पास धुलकर वगैरह लग जाएगा, चेहरा वगैरह खराब हो जाएगी, इस तरीके से अभी बोलते हैं। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि प्रत्येक जितने भी लड़के हैं उसको लड़की का कुछ गुण होना चाहिए, उसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत ही सही, और नारी को जो है यानी कि लड़कियों को जो है एक हद तक नर का यानी कि पुरुष का गुण होना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। ठीक है, बापू मेरी माँ है। तो ये किसने लिखा था अगर पूछा जाए तो गांधी जी की पोती ने लिखा था, जिसका नाम क्या है, बापू मेरी माँ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है ये सारांश लिख देना है, पाठ का सारांश। चैप्टर तो आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली अर्धनारीश्वर में जो है रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहता है कि पुरुष और स्त्री जो है दोनों समान होते हैं। कुछ कुछ गुण पुरुष का स्त्री में होना चाहिए और कुछ कुछ स्त्री का गुण जो है पुरुष में होना चाहिए। यही चीज रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका पूरा जो है संपूर्ण सब कुछ पढ़ लिया। अब इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, किसी को भी पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का 7667532320 इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आपको बहुत ही मजे के साथ सारा पीडीएफ मिलता है। हर बार जो पहले भेज दिए वो भी आपको मिल जाएगा, बस एक बार आप मैसेज जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी भी बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो कि तैयारी शुरू नहीं की है, तो प्लीज कम से कम आप लोग टारगेट कीजिए 10-12 स्टूडेंट को शेयर करने का। सभी को बताइए कि तैयारी शुरू हो चुकी है, हम लोग भी जल्दी जल्दी सिलेबस को भी समाप्त करेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जल्दी जल्दी जुड़ जाने बोलिए। फिर जैसे ही ज्यादा स्टूडेंट जुड़ जाता है तो हम लोग जो सिलेबस है वो और फास्ट कर देंगे। ठीक है, एक दिन में 2-3 करके वीडियो अपलोड करेंगे, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम लोग बहुत मजे के साथ पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द